ओके, हमने कल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस देखे थे। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हमने अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस देखे। ठीक है, आफ्टर दैट कंडीशनल एंड अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन देखने के बाद नाउ we will see control transfer instruction. Control transfer instruction, these are the instructions related with string. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are very important instruction, loop instructions. जैसे आप आपका फॉर लूप व्हाइल लूप यूज करते हो, वैसे ही ये टाइप के इंस्ट्रक्शन है। तो लूप इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? लूप इंस्ट्रक्शंस जो है, इसमें 3-4 टाइप से लूप लूप व्हाइल ECX नॉट इक्वल टू 0, जब तक एक्सटेंडेड काउंटर की वैल्यू यहाँ पे यू कैन यूज ECX, यू कैन यूज CX, यू कैन यूज CL ऑल्सो. So you have to loop from the particular group of instruction again and again until CX की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक. Okay, loop E, loop while equal. तो loop, you have to loop from the particular group of instruction जब तक जीरो फ्लैग सेट है, ठीक है, तब तक आपको लूप करना है, मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल है. लूप नॉट इक्वल मीन्स जब तक जीरो फ्लैग रिसेट है और जब तक दोनों का ऑपरेंड जो है वो सिमिलर नहीं है, अब तक आपको मूव करना है. तो while executing this instruction, this conditional in instruction is used. Jump if zero flag, sorry, jump if CX is equal to 0, jump if ECX is equal to 0, या jump if CL is equal to 0. You can use any register. So this instruction is basically used for jumping to the particular instruction. ठीक है, और यहाँ पे जंप करना है, मतलब और कब तक जंप करना है, कहाँ पे जंप करना है, व्हेन जीरो फ्लैग की वैल्यू चेक करके, ठीक है, सॉरी, जब काउंटर की वैल्यू चेक करके यहाँ पे जंप करना है. सो दिस इज कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन. सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इंटरनली विद दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, मतलब ये और ये इंस्ट्रक्शन साथ में यूज होंगे. कैसे यूज होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज. बिफोर यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है. ओके, बिफोर यूजिंग, और वो इंस्ट्रक्शन देखने से पहले और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं. सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. मीन्स जैसे आई हैव टोल्ड यस्टरडे कि इंटरप्ट जब आती है, माइक्रो प्रोसेसर हैज टू परफॉर्म सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक नॉर्मल सिक्वेंशियल ऑपरेशन छोड़ के म्यूपी हैज टू जम्प टू एनी पर्टिकुलर IVT एंड आफ्टर दैट इट हैज टू गिव द सर्विस टू दैट इंटरप्ट. तो वैसे ही यहाँ पे है INTN. This N indicate any integer number from 0 to 255. So INT 0, INT 1, INT 2, INT 33, INT 25, INT 2, अब आप 24, ऐसे 255 तक यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. एंड एवरी नंबर बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर इंटरप्ट. ठीक है, जैसे INT3 इज कॉल्ड एज अ ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट, INTO इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो इंटरप्ट, वैसे वहां पे बहुत सारे इंटरप्ट अवेलेबल है. सो दीज आर कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि 3 टाइप के इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड एक्सेप्शन. ठीक है, तो उसमें से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैन बी यूज बाय यूजिंग INTN इंस्ट्रक्शन इन योर प्रोग्राम. तो आपके प्रोग्राम में आप कहीं पे भी INTN लिखते हो तो एट दैट टाइम म्यूपी विल बी इंटरप्टेड एंड म्यूपी विल स्टॉप इट्स करंट एग्जीक्यूशन एंड इट विल जम्प टू द IVT. ठीक है, INTO means what? Interrupt on overflow. While performing operation, if overflow flag is set, at that time there will be interrupt generated, so that microprocessor will get disturbed. ठीक है, so these are the two software generated interrupt, INTN, INTO. ठीक है, so this INTN instruction जो है, इस INTN इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है INT, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है INTN. दिस N इंडिकेट, N मतलब क्या? एनी इंटीजर नंबर.
कोई भी एक इंटीजर नंबर। तो ये जो नंबर है n, दिस वैल्यू ऑफ n विल वेरी फ्रॉम 0 से लेके 255 तक, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक। व्हाट इज दिस 0 एंड 255? दीज आर कॉल्ड एज इंटरप्ट। ठीक है, तो वन में राइट INT 0, दिस इज ऑल्सो इंटरप्ट। INT 1, this is another interrupt. INT 2, this is another interrupt. INT 3, ऐसे बहुत सारे इंटरप्ट रहेंगे। INT 24, 25, ऐसे बहुत सारे इंटरप्ट रहेंगे। ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन द एग्जाम्पल कि ये INT n मतलब क्या? n मीन्स एनी नंबर विच विल रेंज फ्रॉम 0 to 255. So when INT 1 will be executed, it will perform single stepping operation. ठीक है, ये तो आपको अभी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। When INT 2 will be executed, it is just called as a non-maskable interrupt. When INT 3 is executed, it is called as a breakpoint interrupt. When INT 25 is used, it is called as a printer related interrupt. Likewise, this INT instruction is used. Likewise, वैसे ही आप INT O use कर सकते हो, INT O. When this interrupt is executed, ये मैं जो लिख रही वो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? Yes, ma'am. yes, INT O, यहाँ पे O मतलब क्या? ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग, कैप्स लॉक बंद करती हूँ। ओवरफ्लो, तो इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो मतलब जब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा, एट दैट टाइम दिस इंटरप्ट विल बी जनरेटेड। व्हेन दिस ओवरफ्लो फ्लैग सेट, ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होगा? व्हाइल परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू साइन नंबर, if the resulting operand is a too large that it is not accommodated in a आपका register, at that time there will be overflow flag is a set. For example, मेरे पास ऐसे इंस्ट्रक्शन है move, सपोज मैं लिखती हूँ move AL, FFH. This is a sign number. Yes, it is a sign number. Why it is a sign number? Because F indicate all one. ठीक है, and move अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ CL, 1BH, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा है। तो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ AL? AL में क्या रहेगा? FF मतलब क्या? 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इस तरह से। एंड व्हाट विल बी इन CL? 0 0 0 1, एंड B मतलब क्या? 1 0 1 1। ओके, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ AL एंड CL? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? F मतलब क्या? F मतलब ऑल वन, ठीक है, FFF। और 1 मतलब क्या? ये 0 0 0 1, एंड B मतलब क्या? 1 0 1 1। अभी इन दोनों की जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों की एडिशन परफॉर्म करने के बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट? 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1। ठीक है, इससे करते 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 जो भी एडिशन आएगा, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे कैरी जनरेट होगी, एंड यहाँ पे जो है वैल्यू विल बी, एक मिनट, सपोज 1 1 1 1 1 1 1 1, दिस इज FF। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ 1 0 1 1 मतलब B, और यहाँ पे भी मैं नंबर लेती हूँ सपोज 1 0 0 0 मतलब 8। इन दो नंबर की मुझे एडिशन करनी है, तो आई हैव टू चेक दिस MSB बिट। व्हाट इज दिस MSB बिट? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। जब भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, इट इज कॉल्ड एज अ साइन नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है साइन नंबर या निगेटिव नंबर आप बोल सकते हो, बिकॉज इसकी MSB बिट की वैल्यू 1 है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ साइन नंबर। अब इन दोनों की एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 + 1 again 1 with carry 1, 1 + 1 0 with carry 1, 1 + 1 0 with carry 1, 1 + 1 0 with carry 1, and 1 + 1 + 1 1 with carry 1. Okay, so when I perform the addition of two sign number, and after performing the addition of two sign number, if resulting operand contain carry, then we can say that overflow flag is a set.
आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? दो साइन नंबर की एडिशन जब मैं करती हूँ एंड जो भी रिजल्ट आता है उसमें अगर कैरी जनरेट होती है एंड दैट एट दैट टाइम वी कैन से दैट ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट, एंड व्हेन दिस ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट, इंटरप्ट इज जनरेटेड, दैट इज व्हाट INTO, interrupt on overflow. मतलब this number is too large that it will not accommodate into your destination register, and that's why overflow interrupt will generated so to resolve this interrupt. So when microprocessor will find out this INTO interrupt, it will suddenly, मैंने जैसे कल बोला था वही वही आपको मेथड फॉलो करनी है. when INTO interrupt will be generated, MUP will suddenly jump to interrupt vector table. वो IVT के पास जाएगा. IVT के पास जाने के बाद यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंटरप्ट को ढूंढेगा एंड आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट दैट सबरूटीन, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल रिटर्न फ्रॉम दैट सबरूटीन व्हेन इट विल फाइंड आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन. ठीक है? आर यू गेटिंग? ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ कोई भी इंटरप्ट आने के बाद म्यूपी क्या करता है. कोई भी इंटरप्ट आने के बाद म्यूपी उस करंट इंस्ट्रक्शन को पहले कंप्लीट कर लेता है. मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैं पढ़ा रही हूँ और अगर बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट पुट बुक मार्कर. तो वैसे ही यहाँ पे है कि जब भी इंटरप्ट आती है म्यूपी सडनली पहले क्या करेगा, उसके जो कंटेंट है इट विल सेव इनटू द स्टैक एंड इट विल जंप टू द आईवीटी के पास जाके वहां पे ओवरफ्लो इंटरप्ट आने के बाद क्या करना है, इट विल एग्जीक्यूट दैट रूटीन और वो रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा एंड व्हेन इट विल फाइंड आई रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इट विल अगेन जंप टू द स्टैक और अपने जो कंटेंट है वो लेके फिर से काम करना शुरू करेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरप्ट. सो कोई भी इंटरप्ट हो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, दिस मेथड हैज टू बी फॉलोड. आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ बाउंड. बाउंड इंस्ट्रक्शन का क्या यूज है? बाउंड डिटेक्ट द वैल्यू आउट ऑफ रेंज. अगर कोई आपने मेमोरी ब्लॉक असाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ मेमोरी ब्लॉक, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? दिख रहा है ये? Yes, ma'am. ठीक है? ये आपकी एक बड़ी मेमोरी है, बहुत सारी यहाँ नीचे ऊपर सब जगह पे, एंड दिस इज द मेमोरी ब्लॉक. मैंने जो डिफाइन किया इसको मैंने नाम दे दिया टेबल. ठीक है? ये मेमोरी ब्लॉक मैंने डिफाइन किया है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2000H अप टू 3FFFH. ठीक है? इसकी मैंने ये जो मेरा टेबल है ये इतना टेबल है. अभी अगर मैं किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं अगर लिखती हूँ टेबल ऑफ 3, ठीक है? टेबल ऑफ 3. ठीक है? सो अगर मैं इसको रेफर करती हूँ थर्ड लोकेशन को, तो बाउंड इंस्ट्रक्शन क्या करती है, चेक करती है कि वॉट एवर इंडेक्स एरे इज अ pointing, that index should not be greater than upper limit and that index should not be less than lower limit. मतलब उसके बाउंड वो जो है वो बाउंड्री के अंदर है क्या, वॉट एवर एरे यू आर रेफरिंग, वो जो एरे है वो बाउंड्री के अंदर है क्या, जिस टेबल को आप डिफाइन कर रहे हो, जिस मेमोरी लोकेशन को आप पॉइंट आउट कर रहे हो उसके अंदर ही है क्या, वो डिफाइन करने का काम बाउंड इंस्ट्रक्शन का है. सो bound detect the value out of range. Bound ensure that signed array index is within a limit specified by the block of memory consisting of upper and lower bound. ठीक है? So I am repeating again, this is a block of memory and in this block of memory if आपने एक टेबल नाम का एक पॉइंट यहाँ पे असाइन किया है कि यहाँ पे आपका कुछ तो भी काम होने वाला है, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ द टेबल, दिस इज अपर लिमिट ऑफ द टेबल, और कोई बंदा इसके आगे किसी को एक्सेस करने लगेगा तो बाउंड इंस्ट्रक्शन जो है उसको वो करने देने अलाउड नहीं करेगी. सो बाउंड इंश्योर करेगी whatever addresses you are referring that should not cross the upper limit and lower limit, वो within a boundary होना चाहिए. ठीक है? So this is the use of bound instruction. Are you getting? Yes, ma'am. ये बाउंड इंस्ट्रक्शन का मतलब है. उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन. वो वाले जो इंस्ट्रक्शन ये वाले मैं साथ में ही पढ़ाती हूँ आपको. स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, सेट प्रिमिटिव स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है? दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज फॉर बाइट, फॉर वर्ड, फॉर डबल वर्ड. हमने स्टार्टिंग से ही हमको एक पॉइंट याद रखना है कि एज 386 is a 32-bit microprocessor, it can operate on
बाइट ऑल्सो, इट कैन ऑपरेट ऑन वर्ड ऑल्सो, इट कैन ऑपरेट ऑन डबल वर्ड ऑल्सो। जैसे मैंने बोला है आपको कि एक ट्रक अगर 1 क्विंटल कोई क्या बोल सकते हैं आप उसको, माल लेके जा सकता है, तो इट कैन ऑल्सो टेक 1 किलो, इट कैन ऑल्सो टेक 100 किलो, ठीक है, लेकिन 1 किलो 1 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले सकता है। तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 386 का, डबल वर्ड को ऑपरेट करो। इट कैन ऑपरेट ऑन वर्ड, इट कैन ऑपरेट ऑन बाइट। इससे छोटा कोई भी ये जो है वो मेजरमेंट अवेलेबल है नहीं है। सो दैट्स व्हाई द प्रिमिटिव्स यूज इन स्ट्रिंग आर बाइट स्ट्रिंग, वर्ड स्ट्रिंग, डबल वर्ड स्ट्रिंग। ऐसे आप कर सकते हो। तो हाउ द स्ट्रिंग इज डिफाइंड, तो जैसे अपने ओओपी में स्ट्रिंग होता है वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग होता है माइक्रो प्रोसेसर में भी, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेरियस, हम लोग बोलते थे इसमें ओओपी में कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट एरे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ डबल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल st1, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, st1 नाम की एक स्ट्रिंग रहेगी, और जिसको मैं कैसे लिखूंगी, st1 db मीन्स बाइट टाइप वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 10h, 20h, 30h, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज st1, ये st1 नाम की स्ट्रिंग है, दिस इज st1, ठीक है। ये बाइट टाइप है, मतलब इसमें एक एक बाइट हम कंसिडर करेंगे, स्टोर करेंगे। पहला बाइट मेरा रहेगा 10, दूसरा बाइट मेरा रहेगा 20, तीसरा बाइट मेरा रहेगा 30, लाइकवाइज, ठीक है। इस तरह से ये इतनी मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मुझे वर्ड्स टाइप की स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो मैं लिखूंगी सपोज st2 dw डिफाइन वर्ड, ठीक है, dw, और यहाँ पे लिखूंगी मैं 1 2 3 4 h, 1099 h, 1a b c h. So these are this is the collection of 16-bit words, ठीक है। So string can be byte string also, string can be word string also, string can be double word string also. Basically string मतलब क्या, collection of byte, collection of word, collection of double word. तुम्ही आपण जसं कॅरेक्टर म्हणायचं तसं कॅरेक्टर नाही आहे इथे, तर इसमें बाइट वर्ड और डबल वर्ड का कलेक्शन या एरे आप बोल सकते हो। तो पहली स्ट्रिंग मेरी रहेगी 1 2 3 4, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड रहेगा मेरा 1099, एंड माय थर्ड वर्ड विल बी 1abc, लाइकवाइज, ठीक है। इस तरह से st2 यहाँ पे पॉइंट करेगा, इसका फर्स्ट लोकेशन ये रहेगा, इसका सेकंड लोकेशन ये रहेगा, इसका थर्ड लोकेशन ये रहेगा, इस तरह से वो स्ट्रिंग पॉइंट करेगा। वैसे ही आप dd टाइप की डबल वर्ड, मतलब ये पूरा वर्ड उसका दूसरा पूरा वर्ड, इस तरह से कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस, स्ट्रिंग कैसे होती है? Yes, ma'am. स्ट्रिंग मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ डबल वर्ड, कितने भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करके सिर्फ छोड़ देना है तो यू कैन यूज st1 db अनडिफाइन, ठीक है। एक मिनट, नहीं ये नहीं, st1 db 100, और यहाँ पे हम लिखते हैं डुप्लीकेट, ये इसका सिंटैक्स है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। st1 इज अ नेम ऑफ अ स्ट्रिंग, db इंडिकेट दैट इज अ बाइट टाइप स्ट्रिंग, और उसका साइज कितना है, इस एरे का साइज कितना है, तो 100 इज द साइज ऑफ दैट एरे। डुप्लीकेट, dup मींस डुप्लीकेट करो, उसमें क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क, अभी हमें पता नहीं कि इसके अंदर क्या डालना है। सो st1 नाम की एक 100 बाइट वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, और उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और सिर्फ उसको अनडिफाइन करके छोड़ देंगे, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, इस तरह से स्ट्रिंग लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी इस स्ट्रिंग के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यू कैन मूव द स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यू कैन कंपेयर बोथ स्ट्रिंग, यू कैन स्कैन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड, आप उसको स्कैन करोगे, आप स्ट्रिंग के कंटेंट ax या al में लोड करोगे, या ax और al के कंटेंट स्ट्रिंग में स्टोर करोगे। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर मूव एस, मींस व्हाट, मूव द स्ट्रिंग, कहां से मूव करो,
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करो। कंपेयर द स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा। स्कैन द स्ट्रिंग, हम एक नंबर देंगे कंप्यूटर में, मुझे सपोज ओ फाइंड आउट करना है तो SCAS इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट दैट इज देयर ओ, ऑकरेंस ऑफ ओ है क्या, अवेलेबल है क्या। सो SCAS इंस्ट्रक्शन विल फाइंड आउट द ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड या लेटर या जो भी है अवेलेबल इन AL रजिस्टर इनटू द स्ट्रिंग। लोड S, लोड द स्ट्रिंग इनटू AL। सो स्ट्रिंग का कंटेंट जो है एक एक वन बाय वन AL या AX रजिस्टर में आता जाएगा। स्टोर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जो AL AX या EAX के जो कंटेंट है दैट विल बी स्टोर्ड वन बाय वन इनटू द स्ट्रिंग। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड। ठीक है, अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनके साथ ये SI और DI, ये जो पॉइंटर्स है सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, दोज आर यूज। कंट्रोल फ्लैग, सॉरी ये कंट्रोल फ्लैग है अपना डायरेक्शन फ्लैग, दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। और CLD STD दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड जो दिखाने के लिए कि आप ऑटो इंक्रीमेंटिंग या ऑटो डिक्रीमेंटिंग मोड में वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब इस ये जो इंस्ट्रक्शन ये अकेली वर्क नहीं करती है, तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ दीज आर द प्रीफिक्स विच आर यूज्ड बिफोर द इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के आगे जब हम इस प्रीफिक्स को यूज करेंगे, सो दीज आर द प्रीफिक्स REP, REPE, REPNE। सो REP मीन्स रिपीट while ECX is not equal to 0, रिपीट while ECX की वैल्यू 0 है तब तक, रिपीट जब तक 0 फ्लैग सेट नहीं है या इक्वल नहीं है तब तक। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये अभी हम एक एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगी, अभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल पहले से टाइप करके रखा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड, एक एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखो। दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा सेगमेंट। अभी ये तो आपको इतना पता चल गया है कि वट एवर वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम दोज आर डिक्लेयर्ड इन अ डेटा सेगमेंट। ओके, और जो भी एक्चुअल कोडिंग करते हैं दैट इज यूज इन अ कोड सेगमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे ये लिखते हैं डेटा सेगमेंट। व्हाट इज दिस डेटा, डेटा का नाम, डेटा इज नेम ऑफ अ वेरिएबल, यहाँ पे आप खुद का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल, दिस इज जस्ट एक लॉजिकल नेम है वेरिएबल का जो बताने के लिए कि यहाँ से मेरा डेटा सेगमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज अ डायरेक्टिव जो बताता है असेंबलर को कि यहाँ से मेरा सेगमेंट शुरू हुआ है। सो डेटा सेगमेंट, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है ST1, दिस इज द नेम ऑफ माई स्ट्रिंग, अगेन इट इज अ वेरिएबल, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। DB मीन्स बाइट टाइप मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं वर्ड टाइप, डबल वर्ड टाइप ऐसे डिक्लेयर कर सकती हूँ। आफ्टर दैट आई हैव डिक्लेयर दिस 10H, 20H, 30H, ऐसे मैं कितने भी यहाँ पे कंटेंट डाल सकती हूँ, जितने चाहिए कॉमा कॉमा करके मैं ऐसे डाल सकती हूँ। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग? 3 बाइट्स, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, कितने बाइट्स का स्ट्रिंग है मेरा? बोलत जायचं है, आर यू गेटिंग? यस मैम। कितने बाइट का स्ट्रिंग है फिर ये मेरा? 3 बाइट्स। अभी कितने बाइट का है? 5 बाइट का है। ठीक है, इस तरह से मुझे जितना चाहिए मैं स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया। हाउ आई अंडरस्टूड दैट दिस इज अ बाइट टाइप स्ट्रिंग, मुझे कैसे समझेगा ये बाइट टाइप है? DB. डिफाइन बाइट, डिफाइन बाइट। अगर मुझे इसको वर्ड टाइप करना होता तो मैं यहाँ पे लिखती ST2 DW, ठीक है, ST2 DW 1FABH, 5 6 7 8 जो भी है 7H, इस तरह से मैं कर सकती थी। ये हो गया वर्ड टाइप स्ट्रिंग। तो अभी मैं सिर्फ बाइट टाइप का स्ट्रिंग लेती हूँ। सो दिस इज माय बाइट टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया डेटा सेगमेंट में, मैं डेटा विल बी एंड एस। ठीक है, सो डेटा सेगमेंट आई हैव डिफाइन द स्ट्रिंग एंड डेटा एंड एस। यहाँ पे मैंने सेगमेंट शुरू किया था इसीलिए यहाँ पे मैंने उसका नाम लिया, एंड एंड एस इंडिकेट दैट इट इज द एंड ऑफ
सेगमेंट. नेहाल, अभिषेक. So यहाँ पे data end s, this end s indicate that end of segment, this s indicate that end of segment. So यहाँ पे मेरे segment का end हुआ है, ठीक है. So ये हो गया मेरा data segment declaration. After that मेरा extra segment में यहाँ पे लिखूंगी extra segment. अगेन मैं यहाँ पे नाम मेरा खुद का CDP segment भी लिख सकती हूँ, जो भी चाहिए मैं मेरा नाम लिख सकती हूँ यहाँ पे extra segment. अगेन यहाँ पे st2 नाम की एक स्ट्रिंग रहेगी, दैट इज अ बाइट टाइप स्ट्रिंग, और जिसको मैंने अनडिफाइन करके छोड़ दिया है, बिकॉज मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है. सो st2 db और इसको मैंने अनडिफाइन करके छोड़ दिया, और यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा एंडेस हो गया. इस दोनों तीनों इंस्ट्रक्शन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो हमने डिक्लेअर किया वो. No, ma'am. No, ma'am. हा, तर प्रोग्रामिंग सुरू होईल, आणि एकदा प्रोग्रामिंग सुरू झाली पुढे काही करणार नाही, ठीक है. यहाँ पे मैंने डेटा सेगमेंट में एक स्ट्रिंग डिफाइन की, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट में मैंने स्ट्रिंग अनडिफाइन करके छोड़ दिया है, बिकॉज आई हैव टू मूव दिस स्ट्रिंग फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, अब मेरा ये कोड सेगमेंट शुरू होगा, एक्चुअल कोडिंग में मेरा यहाँ पे शुरू होगा कोड सेगमेंट. यहाँ पे और 3-4 इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए मैंने उसको स्किप कर दिया है. अभी हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन समझनी है. तो अज्यूम मिज्यूम ये 4-5 स्टेटमेंट है, मैं उसको डायरेक्टली स्किप करती हूँ. वो करने के बाद यहाँ पे अभी मेरा प्रोग्राम शुरू होगा. तो बेसिक एम क्या है मेरा, st1 मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ ग्राफिकली कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, फिर प्रोग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. मेरा ये डेटा सेगमेंट है, ठीक है, और ये मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट है. डेटा सेगमेंट में मेरी एक स्ट्रिंग रहेगी, एक्स्ट्रा सेगमेंट में मेरी दूसरी स्ट्रिंग रहेगी. डेटा सेगमेंट में मेरा है st1, ठीक है, डेटा सेगमेंट में मेरा है st1, और एक्स्ट्रा सेगमेंट में मेरा है st2, ठीक है. दिस इज st2. डेटा सेगमेंट में मेरा डेटा सेगमेंट जो है st1 में, तो मेरा लोकेशन है सपोज 2000, ये मेरा पहला लोकेशन है. फिर दूसरा लोकेशन है मेरा 2001, ये मेरा दूसरा लोकेशन है. आफ्टर दैट 2002, ये मेरा तीसरा लोकेशन है. वैसे ही st2 जो है वो भी मैंने अनडिफाइन करके छोड़ दिया है. तो ये सपोज ये स्टार्ट होता है मेरा 5000 पे, 5000, ये है 5001, ये है मेरा 5002. दीज आर द लोकेशंस, मेमोरी लोकेशन. एक स्ट्रिंग मेरा है डेटा सेगमेंट में, और दूसरा मेरा स्ट्रिंग है कोड से एक्स्ट्रा सेगमेंट में, और मुझे क्या करना है, ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करना है. तो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन है, डेटा सेगमेंट में st1, एक्स्ट्रा सेगमेंट में st2. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, और इसके कंटेंट मुझे लेने पड़ेंगे, और इसको यहाँ पे मूव करने पड़ेंगे. ऐसा मूव करने के बाद मैं ये पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगी, इस पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट करूंगी. मैं चेक करूंगी कि मुझे और कितने बाइट्स ट्रांसफर करने हैं. मुझे 3 बाइट्स ट्रांसफर करने हैं. मेरा 1 बाइट ट्रांसफर हो गया है. नाउ काउंटर की वैल्यू 0 है क्या? नहीं. मैं फिर से ये वाला 20 जो है, आई विल मूव दैट 20 हियर. अगेन मैं फिर से मैं काउंटर इसको पॉइंटर को इंक्रीज करूंगी, यहाँ पे पॉइंटर को इंक्रीज करूंगी, काउंटर को डिक्रीमेंट करूंगी. मैं चेक करूंगी इफ काउंटर की वैल्यू 0 है क्या? नहीं. आई विल अगेन मूव द कंटेंट ऑफ 2002 फ्रॉम हियर टू हियर. और फिर से बाय मैं फिर यहाँ पे काउंटर एक इंक्रीमेंट करूंगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगी. आई विल डिक्रीमेंट द काउंटर, और मैं चेक करूंगी कि काउंटर की वैल्यू 0 है क्या? यस, मेरे तीनों के तीनों बाइट डेटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में ट्रांसफर हो गए हैं. नाउ आई विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स. तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ पे देखो, LEA SI, ST1, LEA DI, ST2. LEA में मतलब क्या? लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ST1 इंटू SI. व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, ST1 जहां पे भी अवेलेबल है उसका जो भी इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस मीन्स लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम पॉइंटर एड्रेस बोलते हैं, वो एड्रेस मुझे SI में डालना है. और ST2 जहां पे काम कर रहा है उसका एड्रेस मुझे DI में डालना है. When these instructions will be executed, SI will point to this and DI will point to this. ठीक आहे. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लेम है क्या? एक एक इंस्ट्रक्शन मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर विचारायचं आहे. आर यू गेटिंग? ठीक है.
यहाँ पे मैंने क्या किया, लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ST1 इंटू SI, लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ST2 इंटू DI, SI का इफेक्टिव एड्रेस विल बी गिवन बाय, तो SI यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा सोर्स इंडेक्स, एंड DI यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा डेस्टिनेशन इंडेक्स। मैं मेरे दोनों स्ट्रिंग के पास मेरे दोनों पॉइंटर अवेलेबल है। नाउ मूव CL,03, मतलब मैंने क्या किया, काउंटर में मैंने वैल्यू डाली 3, सो मेरा काउंटर इज 3, काउंटर की वैल्यू है 3। ठीक है, मुझे जो भी ऑपरेशन करना है मुझे 3 बार करना है, बिकॉज मुझे ये 3 बाइट्स ट्रांसफर करने, इसीलिए CL इज इक्वल टू 3। आफ्टर दैट रिपीट, रिपीट इज द प्रीफिक्स गिवन टू द इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है रिपीट करो। क्या रिपीट करो, इसके आगे जो लिखा है उसको रिपीट करो। इसके आगे क्या लिखा है, मूव SB, मूव द स्ट्रिंग बाइट, मूव द स्ट्रिंग बाइट, इसका मतलब है यू हैव टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन मूव स्ट्रिंग बाइट। मतलब वो क्या करेगा, ऐसा जहां पे पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट विल बी मूव्ड टू द DI जहां पे पॉइंट कर रहा है वहां पे। ठीक आहे, सो 10 विल बी मूव्ड हियर, मूव मतलब कॉपी होना, हा मूव म्हणजे आपलं ऍक्च्युअल मूव सारखं नाही की इथले कंटेंट मॅनिश होऊन जातील, हे कंटेंट इथे पण असतील और यहाँ पे भी रहेंगे। सो ये काम होगा व्हेन आई विल डू दिस ऑपरेशन रिपीट मूव SB। ये रिपीट मूव SB इंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा, ये ऑपरेशन होने के बाद, ये ऑपरेशन होने के बाद वो 3 चीजें करता है। इट विल डिक्रीमेंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है DEC काउंटर, it will increment SI, increment SI, it will increment DI, वो DI को इंक्रीमेंट करता है, एंड इट विल चेक जंप इफ CX की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है तो फिर से आप रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो जब तक CS की वैल्यू 0 नहीं। These 4 instructions is done by using a single instruction repeat। ठीक है, तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन जब मैं लिखती हूँ रिपीट मूव SB, तो इट विल वो क्या करेगा, इट विल जस्ट कॉपी द कंटेंट ऑफ बाइट गिव पॉइंटेड बाय SI इनटू द DI, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। इट विल डिक्रीमेंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2, it will increment SI will point to here, it will increment DI will point to here, and it will check is the value of counter is 0, no, value of counter is 2. So again repeat move SB, it will copy the content of SI into content of DI, so 20 will be moved here इस तरह से। आफ्टर दैट रिपीट मूव SB करने के बाद अगेन इट विल डिक्रीमेंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1, it will increment SI will point to here, it will increment DI will point here, it will check jump if CX की वैल्यू 0 है क्या, है क्या CX की वैल्यू 0, नो, CX की वैल्यू तो 1 है। अगेन रिपीट करो वो काम, it will again transfer 30 from here to here। ठीक है, SI जहां पे पॉइंट कर रहा है दैट स्ट्रिंग विल बी कॉपीड, विल बी मूव्ड इनटू DI जहां पे पॉइंट कर रहा है वहां पे वो मूव करेगा। आफ्टर दैट अगेन इट विल डिक्रीमेंट काउंटर बाय 1, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 0, इट विल इंक्रीमेंट SI बाय 1, काउंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, इट विल सॉरी SI यहाँ पे पॉइंट करेगा, इट विल इंक्रीमेंट DI बाय 1, DI यहाँ पे पॉइंट करेगा। जंप इफ CX की वैल्यू 0 है तो रिपीट करो, लेकिन CX की वैल्यू 0 है। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर यहाँ पे स्टॉप कर देगा, जंप इफ CX इज इक्वल टू 0, तो वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा और रिपीट ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन है वो परफॉर्म वो करने लगेगा। ठीक है, सो ऑल दीज ऑपरेशंस आर डन बाय यूजिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो रिपीट मूव SB इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ सोअर स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग 1 बाइट एट अ टाइम, 1 बाइट एट अ टाइम करता है। और मुझे बाइट नहीं चाहिए, मुझे वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ लिखो W, रिपीट स्ट्रिंग वर्ड। यहाँ पे मुझे वर्ड नहीं चाहिए, मुझे डबल वर्ड चाहिए, जस्ट राइट D, तो वो क्या करेगा, डबल वर्ड को मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, सोअर स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में 1 बाइट एट अ टाइम ट्रांसफर करती है। आफ्टर दैट सोर्स इंडेक्स को मूव इंक्रीमेंट करती है, डेस्टिनेशन इंडेक्स को मूव करती है, काउंटर को डिक्रीमेंट करती है, और जंप इफ नॉट काउंटर के जब तक 0 नहीं है तब तक वो क्या करती है, ये इंस्ट्रक्शन रिपीट करती जाती है कंटिन्यूअसली। दिस इज द यूज ऑफ मूव SB। आर यू गेटिंग, समझ रहे हैं? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. अजून बाकीच्यांना? प्रियंका, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आकाश, चिन्मय, Yes, ma'am. मनाली, Yes, ma'am. प्रणव, प्रति, Yes, ma'am. गैब्रियल, उज्ज्वला, Yes, ma'am. प्रांजल, प्रांजली, प्रांजली माळुंसकर, प्रांजली, मधुश्री, साक्षी, Yes, अश्विनी, ma'am. Yes, ma'am. तेजस्विनी, Ma'am. प्रियंका यादव, Yes, ma'am. आदिति, आर्या, Yes, ma'am. श्रुति, अक्षदा, Yes, ma'am. अश्विनी। Yes, ma'am. समझ में आया ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करती है? फिर रिपीट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं फिर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मूव एस बी, ठीक है। सो मूव एस बी इस तरह से चेक करती है। कंपेयर एस बी, कंपेयर एस, कंपेयर स्ट्रिंग जो है वो क्या करती है? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करती है। तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होगी? सपोज इसमें लिखती हूँ मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, दो स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एरे डीबी टाइप वेरिएबल, ठीक है। हम सिंपलिसिटी के लिए डीबी लेते हैं बाइट टाइप, फिर वर्ड और डबल वर्ड उस तरह से होगा। एरे डीबी टाइप, और यहाँ पे मैंने लिखा फिर से 1AH 2BH 3C3DH, ये मेरा एक एरे है और यहाँ पे मेरा डेटा सेगमेंट एंड एस हो गया, एंड एस। फिर मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखती हूँ, यहाँ पे ARR1 एरे 1 DB टाइप का, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1AH, यहाँ पे मैं लिखूंगी 67H, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 3DH, ठीक है। ये मेरी दो स्ट्रिंग है, पहले में है 1A 2B 3D, दूसरे में है 1A 67 3D। अभी ये स्ट्रिंग सेम है क्या? नहीं, बिकॉज इसमें पहला बाइट सेम है, इसमें पहला बाइट सेम है, इसमें दूसरा बाइट डिफरेंट है, इसमें दूसरा बाइट डिफरेंट है, इन दोनों में तीसरा बाइट सेम है। तो अब वो किस तरह से वर्क करेगी? ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड हो गया। दिसतंय तुम्हाला की फॉन्ट जास्त मोठा होतोय, छोटा करू? No, ma'am. ठीक है, ये एक्स्ट्रा एंड एस हो गया। अभी मेरा कोड सेगमेंट शुरू होगा, कोड सेगमेंट, वो 3-4 इंस्ट्रक्शन छोड़ दो उसको, ठीक है। और अभी मैं कोड सेगमेंट डायरेक्टली लिखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, पहले मुझे क्या करना है, पॉइंटर लगाना है, LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ LEA SI, ARR, और ये फिक्स है कि ऐसा आपका डेटा सेगमेंट में सोर्स स्ट्रिंग रहेगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट में आपका डेस्टिनेशन स्ट्रिंग रहेगा, और हमेशा डेटा सेगमेंट में SI ही रहेगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI ही रहेगा। ये रूल फिक्स है, यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपका एक स्ट्रिंग डेटा सेगमेंट में रहेगा, दूसरा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट में रहेगा। डेटा सेगमेंट में हमेशा आपका सोर्स रहेगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमेशा आपका डेस्टिनेशन रहेगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन रहेगा, डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका सोर्स रहेगा, और डेटा सेगमेंट में हमेशा यू विल पॉइंट बाय SI, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमेशा यू विल पॉइंट बाय DI। ये कौन से रजिस्टर में कौन से पेयर ने वहां पे मूव करना है वो फिक्स दिया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट, और यहाँ पे ये फिक्स है। तो उस तरह से हमने किया है LEA SI, एरे, तो एरे को पॉइंटर लगा दिया, LEA DI, ARR 1, एरे 1 को पॉइंटर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंटर मूव
CL, 03H, काउंटर में मैंने वैल्यू डाली 3 कि मुझे क्या जो भी ऑपरेशन करना है मुझे 3 टाइम करना है, इसीलिए मैंने काउंटर में वैल्यू डाली 3 एंड आफ्टर दैट आई विल यूज रिपीट SCAS B, है ना, एक मिनट SCAS B, ओके। इसका मतलब है यहाँ पे है पहला SI इज पॉइंटिंग टू यहाँ, DI विल पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, काउंटर इज इक्वल टू 3 एंड रिपीट स्कैन SB मीन्स स्कैन करो। SI जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो सोर्स स्ट्रिंग को और DI जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को, दोनों को आप क्या करो, सॉरी एक मिनट, इंस्ट्रक्शन CMP ऐसे भाई तुम्हें कंपेयर SB, दिस इज द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंपेयर, उन दोनों को कंपेयर करो, तो CMP SB मतलब कंपेयर द स्ट्रिंग, कौन सी बाइट वर्ड डबल वर्ड यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी। कंपेयर SB स्ट्रिंग, कंपेयर करो डेटा सेगमेंट की स्ट्रिंग विद एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद फिर जो भी अपना नॉर्मल ऑपरेशन है और एंडस एंड एंड, इस तरह से ये प्रोग्राम होगा। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे होगा आपको ग्राफिकली दिखाती हूँ। दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा सेगमेंट के अंदर, दिस इज अ स्ट्रिंग इन एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, array1 और ये है आपका array2, ठीक है। ऐसा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्या वैल्यू थी हमारी 1A 2B 3D, 1A 2D 2B 3D ये वैल्यू थी, और यहाँ पे था 1A, यहाँ पे 67 3D 67, दिख रहा है आप लोगों को ये? यस मैम। ठीक है। ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो डेटा सेगमेंट के अंदर है, और ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर है। यहाँ पे SI पॉइंट आउट कर रहा है 2000 पे, यहाँ पे DI पॉइंट आउट कर रहा है सपोज 5000 पे, इस लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहा है 2000 2001 2002, यहाँ पे 5001 मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे 5002, यहाँ पे 5003, काउंटर की वैल्यू है 3, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब मैं व्हेन आई यूज इंस्ट्रक्शन रिपीट, रिपीट करो, क्या रिपीट करो, इसके आगे जो भी लिखा है उसको रिपीट करो। क्या लिखा है मैंने, कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, CMPS बाइट, कंपेयर द स्ट्रिंग बाइट। कौन सी स्ट्रिंग कंपेयर करनी है मुझे, डेटा सेगमेंट में SI जहां पे पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रिंग को एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI जहां पे पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो। So when this instruction will be executed, what will happen, वो चेक करेगा SI जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो कंटेंट और DI जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो कंटेंट, वो कंपेयर करेगा। जैसे अभी मैंने बोला म्यूपी को कुछ समझता नहीं है, कंपेयर करना मतलब क्या करेगा, वो इसके कंटेंट इससे वो माइनस करेगा सिंपली, बाकी का इसको करना नहीं। सो वो सिंपली करेगा 1A माइनस 1A, ठीक है। वो दोनों को इस तरह से कंपेयर करेगा। इफ आंसर इज अ 0, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि फर्स्ट बाइट दोनों का सेम है, ठीक है। सो वो उसके बाद वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीमेंट SI, इट विल इंक्रीमेंट DI, एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाएगा, इट विल डिक्रीमेंट काउंटर, काउंटर को डिक्रीमेंट करेगा बिकॉज एक बाइट चेक करके हुआ है, 2 बाइट्स रिमेन है, डिक्रीमेंट काउंटर, और फिर चेक करेगा इज द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0, नो वैल्यू ऑफ काउंटर इज नॉट 0, अगेन रिपीट मूव SB, फिर से वो रिपीट रिपीट कंपेयर SB, फिर से वो रिपीट करेगा SI जहां पे पॉइंट कर रहा है दोज कंटेंट, DI जहां पे पॉइंट कर रहा है with those content it will compare simply 2B minus 67। ऐसे करने के बाद आंसर विल नॉट बी 0, आंसर कोई तो भी आएगा, अभी हमें पता क्या आएगा हम नहीं सोचते, आंसर इज अ नॉन जीरो। as soon as it find that answer is a non zero, वो आगे भले ही कितना भी मैच हो, 3D हो 4D हो कुछ भी हो, वो आगे चेक करेगा क्या, नहीं। एक बार उसको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग इज नॉट मैचिंग, इट विल जस्ट कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक बार उसको समझ में आ गया कि ये जो है ये दोनों SI और DI के कंटेंट सेम नहीं है, तो वो डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएगा, और हम यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पे हम कुछ तो भी वैल्यू चेक करेंगे कि इफ जंप इफ काउंटर इज 0, ठीक है,
जंप इफ काउंटर इज 0 तो आप कहाँ पे जाओ, इक्वल पे जाओ, ऐसे हम लिखेंगे अभी। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो आप इक्वल पे जाओ, और अगर काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है तो आप क्या करो कि स्ट्रिंग नॉट इक्वल है, तो ऐसा मैसेज डालो कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, तो हम देखेंगे वो। लेकिन इक्वल और नॉट इक्वल चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू 0 है या नहीं है। इफ वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0, इसका मतलब है तीनों बाइट उसने चेक कर लिए, उसको कहीं पे भी अनइक्वल नहीं मिले कोई भी चीज, और इसीलिए काउंटर की वैल्यू 0 ऐसे पूरा हो गया है। और अगर काउंटर की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब बीच में ही चेकिंग करते करते बीच में ही उसको दोनों जो एरे है उसमें कुछ तो भी डिससिमिलैरिटी मिली है, इसीलिए वो डायरेक्टली लूप से बाहर आ गया है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम ऐसे प्रोग्राम में लिख सकेंगे कि जंप इफ cx की वैल्यू 0 है तो इक्वल वाले कंडीशन पे जाओ, वहां पे हम कुछ तो भी लिखेंगे टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर नहीं है तो इसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी हम वो एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से वो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। वैसे ही लोड एस इंस्ट्रक्शन, वैसे ही स्कैन एस, लोड एस, स्टोर एस इंस्ट्रक्शन। लोड एस इंस्ट्रक्शन क्या करती है, लोड एस बी, लोड एस बी इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI पॉइंट करने वाला एक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI पॉइंट करने वाला सपोज एक स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 10 और 20। व्हेन आई यूज लोड SB इंस्ट्रक्शन रिपीट, और ये इंस्ट्रक्शन सिंगल सिंगल वर्क नहीं करती, करेगी लेकिन एक बाइट के लिए करेगी, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ रिपीट लोड SB, at that time what will happen, the content of SDI, ये जो भी है कंटेंट, that will be loaded into AL रजिस्टर, वो जो कंटेंट है वो AL रजिस्टर में आ जाएंगे। सो AL will contain 10। नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीमेंट करेगा DI को और चेक करेगा काउंटर की वैल्यू 0 है क्या, नहीं काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है, अगेन लोड SB, सो द कंटेंट ऑफ DI विल बी मूव्ड इनटू AL रजिस्टर, ठीक है। इसमें फिर AL में आपका 20 आ जाएगा। सो लोड SB इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो भी स्ट्रिंग है उसके कंटेंट AL में मूव करती है। उसके जस्ट अपोजिट आपकी स्टोर SB इंस्ट्रक्शन है। आपके यहाँ पे AL में कुछ वैल्यू है, सपोज AL कंटेन्स 20 एंड आपको ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में मूव करनी है, सो स्टोर SB इंस्ट्रक्शन यूज करो, STOSB। स्टोर SB इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ AL into the string, it will store the content of AL into the string। तो यहाँ पे वो 20 लिखेगा इस तरह से, ठीक है। So this is a store SB instruction. What is the use of SCAS? Scan as SCAS, scan the string byte, ठीक है। Scan the string byte मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 20, 30, 90, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखे हैं 1A, और if I want to find out AL में है मेरा 90 and I have to find out, मुझे स्कैन करना है कि स्ट्रिंग में 90 वैल्यू है क्या, तो when I use SCASB it will check कि AL की वैल्यू 90 है क्या, नहीं है, आगे जाओ। AL की वैल्यू 90 है क्या, नहीं है, आगे जाओ। AL की वैल्यू 90 है क्या, यस, उसको मिल गया, सो इट विल जस्ट कम आउट ऑफ द लूप। सो स्कैन क्या करता है, स्कैन करता है कि AL में जो भी चीज है वो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है क्या। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये क्या करता है, Yes, ma'am. मूव क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। कंपेयर क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। स्कैन क्या करता है कि AL में जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में चेक करता है। लोड क्या करता है, स्ट्रिंग के कंटेंट AL में डालता है। और स्टोर क्या करता है, स्टोर विल जस्ट कॉपी द कंटेंट ऑफ AL इनटू स्ट्रिंग। अभी आप लोगों को लग रहा है कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट AL ओनली, व्हाई नॉट AX एंड व्हाई नॉट EAX, कौन बताएगा मुझे? अगर वो बाइट टाइप है तो हम AL की बात करेंगे, अगर वो वर्ड टाइप है तो हम AX की बात करेंगे, अगर वो डबल वर्ड टाइप है तो वी विल टॉक अबाउट EAX। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं Yes, यहाँ पे ma'am. लिखूं STOSW स्टोर स्ट्रिंग वर्ड, व्हाट विल हैपन, whatever value is available in AX
दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ W तो वो AX को कंसिडर करेगा, जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ B तो वो बाइट को मतलब AL को कंसिडर करेगा, और जब मैं लिखती हूँ यहाँ पे D डबल वर्ड तो वो EAX को कंसिडर करेगा। और AL AX EAX ही क्यों, बाकी के क्यों नहीं? क्यों? Because this is an accumulator, this is a special register used by microprocessor। ये बहुत लाडला रजिस्टर है माइक्रोप्रोसेसर का। all the work will be done in this register AL AX and EAX। तो बाय डिफॉल्ट कोई रजिस्टर नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ यही रजिस्टर यूज किया जाएगा। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल रजिस्टर, इट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर। ठीक है, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस मूव एस, और ये हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा है SI एंड DI एंड DF। और हाँ, एक बात बताने रहेगी मेरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोग्राम में एक मिस्टेक है कि ये जो हमने बोला है कि SI यहाँ पे पॉइंट करेगा, DI यहाँ पे पॉइंट करेगा, काउंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि ये जो स्ट्रिंग है ऐसी है और ये जो स्ट्रिंग है ऐसी है, तो वाई SI विल इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली एंड वाई DI विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन डायरेक्शन फ्लैग। ये टोटली डिपेंड है डायरेक्शन फ्लैग के ऊपर। इफ आई राइट CLD, जो मैंने लिखना भूल गई थी मैं इस इंस्ट्रक्शन को, व्हेन आई राइट CLD तो SI विल पॉइंट टू स्टार्टिंग लोकेशन, DI will point to starting location and they will automatically incremented by 1 from left to right, left to right। And when I write STD set direction flag तो DI यहाँ पे पॉइंट करेगा अपोजिटली हाईएस्ट मेमोरी लोकेशन को, ऐसा यहाँ पे पॉइंट करेगा एंड दे विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सो ऑटो इंक्रीमेंट करना है या ऑटो डिक्रीमेंट करना है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन फ्लैग। इफ डायरेक्शन फ्लैग इज इक्वल टू 0 वो जो है लोएस्ट एड्रेस से हाईएस्ट एड्रेस तक जाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है इस तरह से 200 से लेके 2FF तक है अगर ये मेरा एरे। ठीक है, तो व्हेन आई राइट CLD तो मेरा SI यहाँ पे पॉइंट करेगा एंड व्हेन आई राइट STD मेरा SI या DI जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन फ्लैग, दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए आपको ये दो इंडेक्स रजिस्टर लगेंगे SI एंड DI। इफ 32 बिट है तो ESI EDI यूज कर सकते हो आप, डायरेक्शन फ्लैग लगेगा और ये इंस्ट्रक्शन लगेगी CLD एंड STD, और ये वाली जो है रिपीट रिपीट E रिपीट NE ये इंस्ट्रक्शन लगेंगे। ठीक है, रिपीट अगर है तो वो कब टर्मिनेट करेगा, कब लूप से बाहर आएगा, अगर CX की वैल्यू 0 है तो। ठीक है, रिपीट इक्वल या रिपीट 0 अगर है तो वो कब बाहर आएगा, या तो CX की वैल्यू 0 है तो, या 0 फ्लैग सेट है तो। यहाँ पे वो गलत लिखा है, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है तो चाहिए, 1 है तो चाहिए। ठीक है, रिपीट नॉट इक्वल या रिपीट नॉट 0 मतलब क्या, अगर पहले मतलब क्या, अगर CX की वैल्यू 0 है या 0 फ्लैग 0 है, नॉट 0 है मतलब क्या, आंसर 0 नहीं है तो वो बाहर आएगा। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ रिपीट इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद आर यू गेटिंग, समझते हैं? Yes, ma'am. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, दीज आर कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, सो एक्चुअली दीज लैंग्वेज, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये हम कभी यूज नहीं करेंगे, दीज आर द मशीन, मतलब मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, सो टू प्रोवाइड मशीन लैंग्वेज सपोर्ट फॉर द functions normally found in high level languages, enter, leave, जैसे हमने कॉल यूज किया था और रिटर्न यूज किया था, वैसे ही ये कॉल की जैसा है और ये रिटर्न की जैसा है। एंटर, if anyone want to enter into the procedure then enter in instruction is used। leave, अगर किसी को प्रोसीजर को लीव करके मेन प्रोग्राम में जाना है तो लीव इज यूज। एंटर प्रोसीजर, एंटर क्रिएट स्टैक फ्रेम रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। जब भी एंटर ABC आएगा
इसका मतलब है कि माइक्रोप्रोसेसर हैज टू ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू एबीसी प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अंदर उसको जाना है। जब भी लीव एबीसी लिखा जाएगा प्रोसीजर के अंदर, इसका मतलब है कि म्यूपी को प्रोसीजर से मेन प्रोग्राम में रिटर्न आना है, तो वो क्या करेगा, स्टैक में जाएगा और स्टैक में जाके अपने अपने कंटेंट उठाएगा, इट विल पॉप द कंटेंट एंड इट विल जस्ट गो टू द मेन प्रोग्राम। सो जैसे ही अपनी प्रोसीजर या रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये तो हमने कल देखे थे, एसटीसी ये वाले, ये सब हमने देखा। एलडीएस, एक्सेल 80, एक ये एक्सेल 80 इंस्ट्रक्शन बाकी है, लेकिन वो मैं अभी आपको एग्जाम अपने प्रैक्टिकल के टाइम में एक्सप्लेन करूंगी, जरा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन है ये हो गया शायद। ओके, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? कोई तो भी इंस्ट्रक्शन छूट गई है शायद, कोणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? अभी इसमें से एक फटाफट आपण एकदा ओवरव्यू घेणार आहे। व्हाट आर द टाइप, आर यू गेटिंग, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस है, मैंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपके स्किप की, ये वो इसलिए बिकॉज प्रोग्रामिंग के टाइम हम देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस है कुछ कुछ, तो जब हम प्रोग्राम करेंगे आपको एक एक इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, फ्लैग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, को प्रोसेसर के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर में हमने देखा मूव इंस्ट्रक्शन जो बहुत काम की है हमारी। उसके बाद हमने देखा एक्सचेंज, एक जगह से दूसरे जगह पे इंस्ट्रक्शन को, और एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा जो है वो एक्सचेंज करो, स्वैपिंग करो। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद पुश, स्टैक के रिलेटेड, पुश द कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर रजिस्टर इनटू द स्टैक। पुश ए क्या करता है, ऑल रजिस्टर के कंटेंट जो है वो स्टैक के अंदर डालता है। पॉप क्या करता है, स्टैक के कंटेंट एक्यूमुलेटर में डालता है। पॉप ए मतलब सभी रजिस्टर स्टैक के जो कंटेंट है दैट विल बी कॉपीड इनटू ऑल रजिस्टर, ए मींस ऑल, पॉप ए, पॉप द कंटेंट ऑफ स्टैक एंड पुट दैट कंटेंट इनटू ऑल रजिस्टर। सो ये स्टैक के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमने देखी। फिर इसके बाद टाइप कन्वर्शन इंस्ट्रक्शन हमने देखी, सीबीडब्ल्यू, सीडब्ल्यूडी, सीडीक्यू, ये दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन साइन मल्टीप्लिकेशन या साइन डिवीजन में इसका काम है। कन्वर्ट बाइट टू वर्ड, बाइट के वैल्यू वर्ड में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एल में कुछ वैल्यू है तो उसको एएक्स में कन्वर्ट करने के लिए एच में हम 1111 डालेंगे। ठीक है, एएक्स में कुछ वैल्यू है तो उसको डबल वर्ड करना है तो डीएक्स एएक्स में हम डालेंगे। सीडीक्यू, डीएक्स ईएक्स में डबल वर्ड है और अगर मुझे कॉपी करना है तो दैट विल बी copied into है। So what will be the content of AH here? All one. What will be the content of DX? All one. What will be the content of EDX? All one. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर मूव एसएक्स, मूव विथ साइन एक्सटेंशन, अगर साइन एक्सटेंशन यूज करके आपको काम करना है तो मूव एसएक्स एंड मूव जेडएक्स इंस्ट्रक्शंस आर यूज। आफ्टर दैट एडिशन के इंस्ट्रक्शन देखे हमने, ऐड विथ कैरी, इंक्रीमेंट द कंटेंट, सब्सट्रैक्ट विथ बोरो, डिक्रीमेंट द कंटेंट। फिर कंपेयर वाले इंस्ट्रक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपेयर करते टाइम वो सब्सट्रैक्ट करता है डेस्टिनेशन से सोर्स को एंड डिपेंडिंग अपॉन छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, वो फ्लैग को सेट करता है। निगेट जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता है। ठीक है, निगेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट विल सब्सट्रैक्ट, मतलब वो टूज कॉम्प्लीमेंट माहिती ना तुम्हाला, डीएलडी मैंने बघितलं ना, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसमें, हाँ देखा है टूज? Yes, ma'am. हाँ, वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसमें वन ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ निगेट। सो निगेट इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। आफ्टर दैट बाइनरी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिवीजन, ये दो इंस्ट्रक्शन हमने देखे। बाइट बाय बाइट मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बाइट को बाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वर्ड को वर्ड से कर सकते हो, डबल वर्ड को डबल वर्ड से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड को बाइट से डिवाइड कर सकते हो, डबल वर्ड को वर्ड से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, नहीं सॉरी, ये हाँ, बाइट को वर्ड को बाइट से डिवाइड कर सकते हो, हाँ बराबर है, वर्ड को बाइट से डिवाइड कर सकते हो, डबल वर्ड को बाइट से डिवाइड कर सकते हो, और ये 64 बिट वैल्यू को आप 32 बिट से डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई, डिवाइड, अगर आपको साइन ऑपरेशन करने हैं तो जस्ट यू हैव टू यूज आई हियर। आई इंडिकेट दैट
साइन नंबर का मल्टिप्लिकेशन, साइन नंबर का डिव्हिजन. साइन नंबर म्हणजे काय, ज्याचा MSB बीट 1 असतो, जिसका D7, D15, D31 बीट इज 1, दैट इज कॉल्ड एज अ साइन नंबर. ठीक है, तो ऐसे नंबर में के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये इंस्ट्रक्शन यूज होंगी. फिर इसका डेसिमल हमने देखा, तो मैंने आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है. ठीक है, इसमें डेसिमल में हमने डा और डास देखा, दैट इज अ डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्सट्रैक्शन. ठीक है, एडजस्ट आफ्टर एडिशन, एडजस्ट आफ्टर सब्सट्रैक्शन, बट व्हाट, डेसिमल. ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है आस्की एडजस्ट आफ्टर एडिशन, आस्की एडजस्ट आफ्टर सब्सट्रैक्शन, आस्की एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और ये सिर्फ बिफोर डिवीजन है, ये बात आपको याद रखनी है. आस्की एडजस्ट बिफोर डिवीजन, ये सब आफ्टर है, ये है बिफोर डिवीजन. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये बुलियन ऑपरेशन हमने देखे, एंड और एक्सऑर नॉट करने के लिए. फिर बिट टेस्ट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन देखे हमने, कैरी फ्लैग को सेट करो, उसको रीसेट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट करो, ये वाले इंस्ट्रक्शन. ठीक है, और फिर ये जीरो फ्लैग, बिट स्कैन फॉरवर्ड, अगर आपको फॉरवर्ड आगे 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 लेके जाना है, बिट स्कैन रिवर्स आपको मतलब हाईएस्ट ऑर्डर से लोएस्ट ऑर्डर तक आना है, तो स्कैन फॉरवर्ड, स्कैन रिवर्स, ऐसे 1 बाय 1 बिट जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगा. फिर रोटेट एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हमने देखे, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस तरह से SAL, SHL, SHR, SAR. ये क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ये भी लेफ्ट में शिफ्ट करेगा. ठीक है, और ये दोनों जो है वो राइट में शिफ्ट करेंगे. डबल शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट डबल, शिफ्ट राइट डबल. रोटेट में रोटेट करके वो पूरा घूम के आता है, रोटेट विथ कैरी, ये है रोटेट विथ कैरी, और ये है रोटेट विदाउट कैरी. ठीक है, फिर टेस्ट इंस्ट्रक्शन, टेस्ट इंस्ट्रक्शन इज वर्क द सेम एज आपका जो भी एंड इंस्ट्रक्शन है वैसे ही वर्क करता है, सिर्फ डिफरेंस इज दैट कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन में आंसर कहीं पे भी स्टोर नहीं होता है, और या एंड इंस्ट्रक्शन में आंसर जो है वो स्टोर होता है. फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने देखे, जंप, कॉल, रिटर्न, आयरेट, ये पर्टिकुलर लेबल को जंप करता है, फार या नियर उसमें भी है, ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल करता है, ये प्रोसीजर से रिमेन प्रोग्राम में रिटर्न आने के लिए, ये ISR से रिटर्न आने के लिए. ठीक है, और फिर ये कंडीशनल वाले जंप इंस्ट्रक्शन हमने देखे, जंप इफ कैरी, जंप इफ ओवरफ्लो, जंप इफ नॉट कैरी, वो सारे इंस्ट्रक्शंस. फिर उसके बाद ये वाले इंस्ट्रक्शन बाकी है ना हमारे, लूप, ये वाले इंस्ट्रक्शन बाकी है लूप वाले, इसको मैं प्रोग्राम से एक्सप्लेन करूंगी आपको. फिर ये देखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन देखे. ठीक है, उसके बाद रिपीट प्रीफिक्स इज यूज बिफोर दिस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बाकी है. ब्लॉक, प्रोसीजर के अंदर जाने के लिए एंटर इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर से बाहर आने के लिए लीव इंस्ट्रक्शन. लीव इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करते हैं एट दैट टाइम वो स्टैक में जाके अपने वाले पुराने जो कंटेंट है वो लेके आता है. फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखे हमने, सेट कैरी फ्लैग, क्लियर कैरी फ्लैग, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर करो, डायरेक्शन फ्लैग को सेट करो, इंटर फ्लैग को सेट करो, इंटर फ्लैग को क्लियर करो. फिर फ्लैग मैनिपुलेशन, फ्लैग ट्रांसफर, लोड द कंटेंट ऑफ AH विथ फ्लैग, फ्लैग के कंटेंट AH में आएंगे, एज के कंटेंट फ्लैग में जाएंगे, फ्लैग के कंटेंट स्टैक में जाएंगे, स्टैक के कंटेंट फ्लैग में आएंगे. सो दीज आर द फ्लैग ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट में आप मूव कर सकते हो. जैसे मैंने कल बोला कि आप दोनों सेगमेंट के कंटेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा. पॉप CS, पॉप DS यूज कर सकते हो, पुश कर सकते हो. आप सेगमेंट रजिस्टर को मूव करना है तो आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज मूव CS, DS, ऐसे अलाउड नहीं है. ठीक है, तो और उसके बाद जंप, फार कॉल, फार रिटर्न, ये LDS, लोड द DS with a particular pointer, load ES with a particular pointer, load FS, load GS. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमने पॉइंट किया होगा वो वैल्यू जो है वो DS में चली आएगी और एक रजिस्टर में आएगी. LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस, एक पर्टिकुलर एरे को पॉइंट करने के लिए LEA इज यूज. नॉब जो है वो वेट स्टेट में और एक्सेलेट में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, इसमें मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रह गई है, मुझे लगता है वो नेक्स्ट चैप्टर में है. ओके, आज आपने मुझे कल लेक्चर नहीं लेने दिया,
तो अपना वो थोड़ा बाकी रह गया है। तो आज आपका पीबीएल का प्रैक्टिकल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीबीएल का प्रैक्टिकल, पीबीएल के प्रैक्टिकल के टाइम में मैंने सर को पूछा है, अगर सर नहीं ले रहे होंगे तो फिर वहां पे हम कंटिन्यू करके लेक्चर ले सकते हैं अपना, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, तो फिर हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे आज से, और फिर कुछ प्रैक्टिकल के सेशन लेंगे हम लोग। ओके, तो मैं वैसे ग्रुप पे मैसेज डालती हूँ, सर ने अगर प्रैक्टिकल में से कुछ एक स्लॉट दिया तो फिर वो स्लॉट में मैं आऊंगी, या फिर सर का प्रैक्टिकल होने के बाद 1 घंटे का एक लेक्चर मैं आज लेने वाली हूँ, ठीक है? अभी तक जितना पढ़ाया है वो एक बार पढ़ो। इसमें सिर्फ अपना क्या बाकी है, को प्रोसेसर के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बाकी है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बाकी है। मुझे लगता है वो लास्ट चैप्टर में है, इस चैप्टर में है शायद। हाँ, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे वो होने वाली है, ठीक है। तो अभी आप लीव कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट? मॅम No, हे ma'am. टूल्स मध्ये होणार आहेत काय? ALP चे प्रोग्राम्स हे कोणत्या टूल मध्ये रन होतील? मासेम, मायक्रो असेंबलर, मॅसम मध्ये MASM, मासेम मध्येच केले असतील ना नाही आप आम्ही लोगों ने? Tasam मध्ये. मासेम में किए थे आपने? हम आणि मासेम में करेंगे। दोन याच्यात केले होते मॅम। मासेम या नासेम, NASM, दोनों में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? एक ओके बार मैम। ये इंस्ट्रक्शन आप एक बार गो थ्रू हो गए, फिर हम छोटे छोटे प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटी सी फोल्डर है जिसमें 2 फाइल है आपकी, 2 EXE फाइल है, L2 और M2। वो दोनों फाइल अगर आपने डाल दी आपके C ड्राइव पे, तो आप आराम से उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यस मैम। अभी आप लीव कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 नोट्स दिए है ना यश? नोट्स मतलब PPTs ही है, और ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी मैं वो देती जाऊंगी, ठीक है?